राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो मैं दिनकर सिंह आप सभी के समक्ष रसायन विज्ञान का फुल कोर्स लेकर आया हूं, जिसका यह 5वां क्लास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर के बारे में, बाउ प्रिंसिपल के बारे में और भी कुछ टॉपिक देखा था। आज हम टॉपिक देखेंगे। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हुन्स रूल। सबसे पहला टॉपिक कौन होगा हमारा? हुन्स रूल। आइए हम प्यार से समझते हैं हुन्स रूल के बारे में। हुन्स रूल, इसको हिंदी में कहेंगे हुन्स का नियम। हुन्स रूल होता क्या है? हुन्स नियम क्या होता है? तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए हुन्स रूल क्या होता है। किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में, किसी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उसका जोड़ा लगाया जाता है। मतलब कि किसी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद उसका जोड़ा लगाते हैं। कैसे करते हैं तो एग्जाम्पल से आपके बार समझेंगे। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में, किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाते हैं। इसका मतलब है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं सब कक्षा में। ठीक है, थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि एस सब सेल है, ठीक है। एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर आप बताए थे कि एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ठीक है। और हम क्या बताए थे कि एक बेड पे 2 आदमी सोएगा, तो पहले एक सोएगा फिर दूसरा सोएगा, वही बताए थे। देखिए, एस सब सेल को में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए एक ऐसा फ्लैट लेंगे जिसमें कि एक बेड लगा हुआ है, ठीक है। फिर पी सबसेल के बारे में देखिए। पी सबसेल यानी कि पी उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम? तो आप कहिएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 रह सकता है। तो एक बड़ा कमरा लेंगे जिसमें कि 3 बेड लगा होगा, 1 बेड 2 बेड 3 बेड, ठीक है। वैसे ही अगर हम डी सबसेल की बात करते हैं तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। इसके लिए डी के लिए इतना बड़ा हम रूम लेंगे जिसमें कि हम 5 बेड लगा सके। कितना बेड लगा सके? 5 बेड लगा सके। 5 को बेड लगा दिए, 5 को 2 आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे ही अगर हम एफ सबसेल की बात करें तो इतना बड़ा कक्षा लेंगे जिसमें कि हम 7 बेड लगा सके। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 बेड लगा दिए। अब देखिए हुन्स रूल क्या कहता है। हुन्स रूल के अनुसार क्या कहता है कि किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद उसका जोड़ा लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? पहले इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको ऐसे भरेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पी सबसेल है तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा आएगा तो फिर यहाँ भरेंगे, तीसरा आएगा तो फिर यहाँ भरेंगे, उसके बाद चौथा आएगा तब यहाँ भरेंगे। आप जोड़ा लगाना शुरू करेंगे, 5वां होगा तो यहाँ, छठा होगा तो यहाँ। वैसे ही अगर डी सबसेल है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, 5 के बाद छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसका जोड़ा लगाना शुरू करेंगे, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। वैसे ही अगर एफ सबसेल यानी कि एफ उपकक्षा है तो पहले तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके 7 बेड पे पहले एक एक आदमी को सुलाएंगे या, और उसके बाद जब 7 बेड पे एक आदमी सो जाएगा, उसके बाद अगर आदमी आएगा तो अब हर बेड पे डबल करते जाएंगे, हर बेड पर डबल करते जाएंगे। ये याद करने का एक तरीका है या समझने का एक तरीका है। तो हुन्स रूल में यही कहता है कि किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो हम समझे कि इस सबसेल है तो इसमें इतना बड़ा रूम लेंगे जिसमें कि एक बेड आ जाए तो एक बेड का रूम ले लिए, इसमें 3 बेड का रूम ले लिए। इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन आना था तो हम 5 बेड का इलेक्ट्रॉन रूम ले लिए। इसमें अगर हमको 14 इलेक्ट्रॉन आना था एफ सबसेल में तो हम 7 बेड का रूम ले लिए। आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम समझे। एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है।
परमाणु संख्या 11 होता है, इसको अरेंज कीजिए। 2s2, सॉरी 1 कहाँ गैप कर दिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11। ठीक है, अब देखिए एस सब सेल का कैसा घर होता है, ऐसा घर होता है, बना लीजिए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर डालेंगे। हम कल बताए थे स्पिन क्वांटम नंबर में, स्पिन चक्रीय क्वांटम नंबर बताया था, सबसे लास्ट वाला, अगर ऊपर रहता है तो इसका एस का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अगर नीचे की ओर रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब देखिए 2s2 का, तो यहाँ भी एस का घर कैसा होता है, तो डबल बेड का एक बेड का रूम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाल दिए, दूसरा को ऐसे डाल दिए। अब पी के लिए आइए, तो देखिए पी सबसे घर कैसा होता है, तो एक 3 बेड वाला रूम इसको मिलता है। तो देखिए इसको 3 बेड वाला रूम मिलता है, तो इसमें हम 3 बेड लगा लिए। आप पहले एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे लगाएं, फिर दूसरा ऐसे लगाएं, फिर तीसरा ऐसे, और फिर इसका जोड़ा लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ा लगाकर 6 कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 3s1 है, देखिए एस के लिए सिंगल बेड का रूम लगता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो बस ऊपर की तरफ करके छोड़ देंगे। ठीक है, अगर एस के 2 रहता तो वहां पे एक और इलेक्ट्रॉन लगाते। अब समझ रहे हैं, देखिए फिर से समझिए, सोडियम जिसका कि परमाणु संख्या 11 है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, और बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखिए एस सब सेल का घर कैसा होता है, तो सिंगल बेड वाला रूम मिलता है इसको, तो सिंगल बेड का इसको रूम मिला है सब सेल को, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा। फिर 2s2, फिर एस वाले को सिंगल बेड का रूम मिलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर। पी सब सेल वाले को ट्रिपल बेड का रूम मिलता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की संख्या 6 होती है। तो देखिए पहले एक ऊपर भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें एक भरेंगे, और उसके बाद तब दो तीनों का जोड़ा लगाएंगे। फिर एस सब सेल की बात करते हैं, तो इसमें सिंगल बेड का रूम मिलेगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। आइए अब इसका हम वाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको सजाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 16, 2 18, सॉरी 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। तो कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन होता है। कैल्शियम के पास परमाणु संख्या कितना है, तो 20 है। वही 20 परमाणु संख्या जो होता है वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो देखिए अब सजाइए इसको। अब देखिए एस सब सेल वाले के लिए सिंगल बेड का रूम मिलता है, तो हम सिंगल बेड का एक रूम ले लिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐसे लगा दिए। फिर 2s2 है, फिर एस वाले के लिए सिंगल बेड का एक रूम लगाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। पी वाले के लिए हम ट्रिपल बेड का रूम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिपल बेड वाला रूम। पहले एक इलेक्ट्रॉन सजाएंगे, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसका हम जोड़ा लगाएंगे। वैसे ही फिर से एस वाले के लिए देखिए सिंगल बेड का रूम लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर। फिर पी वाले के लिए हम ट्रिपल बेड का रूम लाएंगे, ट्रिपल बेड का रूम लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर। उसके बाद फिर से इस इलेक्ट्रॉन का हम जोड़ा लगा देंगे। फिर एस वाला के लिए हम सिंगल बेड का रूम लाएंगे, और एक ऊपर और एक नीचे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। आइए हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कोई एक तत्व ले लीजिए, कोई एक तत्व ले लीजिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, यानी कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है। मैग्नीशियम में अगर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है। ठीक है, देखिए सजाइए इसको, बाउ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसको सजाइए। पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2।
ठीक है, अब देखिए एस वाले के लिए हम क्या लेते हैं, तो एस वाले के लिए हम सिंगल बेड वाला रूम लेते हैं। तो एक सिंगल बेड वाला रूम ले लिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर फिर एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर सजा दिए। फिर 2s2, फिर हम एस वाले के लिए सिंगल बेड का एक रूम लिए, एक ऊपर की ओर सजा दिए और एक नीचे की ओर सजा दिए। फिर हमारा पी सबसेल आया, पी सबसेल वाले के लिए हम ट्रिपल बेड का रूम लेते हैं। पहले एक ऊपर की ओर सजाएंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद तीनों का जोड़ा लगाएंगे। फिर H2 है तो फिर एक एस के लिए सिंगल बेड का एक रूम लिए, उसमें एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर इसका जोड़ा लगा दिए। तो ये हमारा हुंस रूल था, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि किसी भी समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एस सबसेल में याद करने के लिए एस सबसेल को सिंगल बेड वाला रूम मिलता है, क्योंकि एस सबसेल में मैक्स इलेक्ट्रॉन रखने की संख्या 2 होती है। फिर बात करते हैं पी सबसेल की, तो पी सबसेल में मैक्स इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, जिसमें हम 3 बेड का एक रूम लेंगे, जिसमें कि दो दो एक बेड पर दो दो आ सके, 6 इलेक्ट्रॉन आ सके। फिर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी सबसेल की बात करते हैं, तो डी सबसेल में मैक्स इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो सकती है, तो उसमें हम 5 बेड का एक बड़ा रूम लेंगे। फिर हम बात करते हैं एफ सबसेल की, तो एफ सबसेल में 14 मैक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें हम 7 रूम बेड वाला रूम लेंगे, ठीक है, और हर एक बेड पे दो दो लगाएंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सब बेड पे एक एक आदमी सुला के सबको भरेंगे। अगर सारा बेड एक एक आदमी से भर गया, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आदमी आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तब हम जोड़ा लगाते जाएंगे, तब एक बेड पे 2। ऐसा नहीं है कि एक रूम में 5 बेड लगा हुआ है तो पहला बेड पे 2 को इलेक्ट्रॉन को सुला दिए, दूसरे बेड पे 2 को सुला दिए, तीसरा बेड पे 1 को सुला दिए, अब बाकी 2 बेड खाली छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे ही करते हैं, अगर घर में 5 बेड लगा हो, 5 लोग हैं तो 5 पे 1 सो जाते हैं। तो वैसे ही अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बेड है, तो 5 पर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सोएगा। अगर उसके बाद अगर छठा इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर पहले बेड का आप पे जोड़ा लग जाएगा। अगर 7वां आता है तो दूसरे बेड पर जोड़ा लग जाएगा। अगर 8वां आता है तो तीसरे बेड पर जोड़ा लग जाएगा। अगर 9वां आता है तो चौथे बेड पे, और 10वां आता है तो 5वें बेड पर जोड़ा लग के हमारा रूम पूरा फुल हो जाएगा। अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम कहेंगे भाई हमारे रूम में जगह नहीं है, आप अगले रूम में जाइए, ठीक है। अगला रूम कौन डिसाइड करता है, तो वही अगला रूम बाउ सिद्धांत के अनुसार डिसाइड होता है, जो कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बहुत ही विस्तृत समझाया था और आपको लिखवा भी दिया था, ठीक है। ये इसके बाद हम हुंस रूल को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक बताते हैं। ये हुंस रूल हमारा हो गया। हुंस रूल के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं निश्चित अनुपात का नियम। क्या देखते हैं, निश्चित अनुपात का नियम। उसके बाद हम देखेंगे गुणित अनुपात का नियम। उससे पहले एक छोटा टॉपिक देख लीजिए, पाउली का नियम। यहीं पे पढ़ा देते हैं, याद रहेगा, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगा शायद। पाउली का नियम। पाउली का नियम क्या था, पाउली एक वैज्ञानिक थे, अपना एक नियम दिए थे। पाउली के नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि किसी भी कक्षा या उपकक्षा में, किसी भी कक्षा या उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। किसी एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। ये बात किसने कहा, पाउली ने कहा। और कभी पाउली का नियम का चर्चा हो तो पाउली के नियम में क्या कहा गया है, तो पाउली के नियम में कहा गया है किसी भी कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षा या उपकक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। चारों क्वांटम नंबर कौन कौन होता है, एक मुख्य क्वांटम नंबर, एक द्विगंशी क्वांटम नंबर, एक चुंबकीय क्वांटम नंबर, और चौथा चक्रीय क्वांटम नंबर। इंग्लिश में देखिएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, किसी भी कक्षा या उपकक्षा में, किसी भी कक्षा या उपकक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होगा। तो पाउली के नियम में क्या कहा गया है कि किसी भी कक्षा या उपकक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होगा। यही हमारा पाउली के नियम में कहा गया है, ठीक है। अब हम ये छोटा टॉपिक था देख लिए।
इसके बाद हम देखेंगे निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, तो किसी भी किसी भी यौगिक के अवयवों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। किसी भी यौगिक के अवयवों का अनुपात हमेशा बराबर होगा, यानी कि निश्चित होगा। आइए लिखते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। सबसे पहले देखते हैं कि ये निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। ये निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, प्राउस्ट नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। और इस नियम में क्या कहा गया था, किसी भी यौगिक के अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होगा। किसी भी यौगिक का अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होगा। यौगिक क्या होता है, तो आप प्रीवियस क्लास को याद कीजिए। यौगिक क्या होता है, तो यौगिक होता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। अगर ये सब टॉपिक में पहले पढ़ा चुका हूँ काफी डिटेल में। अगर अभी आप देख रहे हैं ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, कार्बनिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप प्रीवियस क्लास जाकर देखिए, ठीक है। तो निश्चित अनुपात के नियम में कहा गया है किसी भी यौगिक के अवयवों का किसी भी यौगिक के अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होगा। क्या होगा, तो हमेशा निश्चित होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि कैसे निश्चित होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O, ठीक है। H2O एग्जाम्पल लेते हैं। H के पास कितना है परमाणु, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो एक, दो हाइड्रोजन है तो 2 गुने 2 कर दिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 16, दो अलग अलग तत्व है ना, 216। अब देखिए 2 गुने 1 2:16, काट दीजिए इसको 1:8। तो अगर हाइड्रोजन H2O का, अगर हम H2O एक यौगिक लेते हैं, तो अगर H2O का रेशियो 1:8 आ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि हम H2O को कहीं से भी फाइंड करते हैं, कहीं से भी हम छानते हैं, कहीं से भी हम H2O को प्राप्त करते हैं, तो उसका रेशियो हमेशा उसके अवयवों का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। अगर हम H2O को कहीं से भी वातावरण में कहीं से भी उसको हम प्राप्त करते हैं, तो उसके अवयवों का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा, 1:8 ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन और 16 दूना 32, तो 12:32। इसको काटिए 4 से काटे, 4 तिया 12 और 8 चौक 32, तो 3:8 आ गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि CO2 के अवयवों का अनुपात 3:8 आ रहा है। अगर CO2 के अवयवों का अनुपात 3:8 आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि CO2 को हम कहीं से भी फाइंड करते हैं, कहीं से भी हम खोजते हैं, तो उसका या कहीं से हम उत्पन्न करते हैं, तो उसका रेशियो हमेशा 3:8 ही होगा। अगर हम CO2 को कहीं से भी फाइंड करते हैं, कहीं से भी हम उसको खोजते हैं, तो उसका रेशियो हमेशा 3:8 ही होगा। उसका रेशियो 4:6 या कुछ अनदर रेशियो नहीं होगा, हमेशा उसका रेशियो 3:8 ही होगा। तो यही निश्चित अनुपात के नियम में कहा गया है, जो कि प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसी भी यौगिक के अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, ठीक है।
हमेशा निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लिए H2O का कितना हो गया, अब H2O के अब अव्यवों का अनुपात 1:8 आया है। इसका तात्पर्य है कि इसको कहीं से ही फाइंड करेंगे, इसका अनुपात 1:8 ही आएगा, इसके अव्यवों का अनुपात। अगर हम CO2 को लेते हैं, अगर इसका अव्यवों का अनुपात 3:8 आया है, तो हम CO2 को कहीं से भी फाइंड करेंगे, उसका अव्यवों का अनुपात हमेशा 3:8 ही आएगा। क्या आएगा? 3:8 ही आएगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। हम निश्चित अनुपात का नियम देख लिए, तो अगला टॉपिक क्या देखेंगे? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किनके द्वारा दिया गया था? तो हमारे डाल्टन भाई साहब के द्वारा गुणित अनुपात का नियम दिया गया था, और ये वही डाल्टन भाई साहब है जिनको परमाणु का पिता माना जाता है। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम क्या होता है समझिए। जब दो तत्वों से मिलकर किसी यौगिक का निर्माण होता है, दो तत्वों किसी निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है, और अगर दो तत्वों से मिलकर, दो एलिमेंट से मिलकर दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, अगर दो तत्वों से मिलकर दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, तो उस दोनों यौगिक का अनुपात हमेशा गुणज में होगा। उस दोनों यौगिक का अनुपात हमेशा गुणज में होगा। ठीक है, आइए थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आप अच्छे से समझिएगा। टॉपिक डालिए गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम किनके द्वारा दिया गया था? तो ये गुणित अनुपात का नियम किस भाई साहब के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था डाल्टन भाई साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डाल्टन भाई साहब के द्वारा दिया गया था। इस गुणित अनुपात के नियम में क्या कहा गया है सो देखिए। गुणित अनुपात का नियम में यह कहा गया है किसी दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिले दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिले दो या दो से अधिक यौगिक का अनुपात हमेशा गुणज में होगा। क्या चीज में होगा? हमेशा गुणज, यानी कि हमेशा मल्टीपल में होगा, गुणज में होगा। डिफिनेशन से थोड़ा आप डाउट में होइएगा, मगर एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिले दो या दो से अधिक यौगिक। ये क्यों लिखा हूं? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है, और दो या दो से अधिक यौगिक का अनुपात हमेशा, अगर दो तत्वों से बने, दो या दो से अधिक यौगिक बनेंगे उसी दो तत्वों से, तो उसका हमेशा एक दूसरे का गुणज होगा, उसके अवयव हमेशा एक दूसरे का गुणज होगा। ठीक है, अनुपात। अब आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए एक तत्व है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन। इस दोनों तत्वों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम है H2O, और यही दोनों तत्वों से मिलकर एक दूसरा यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम है H2O2, जिसका नाम है H2O2। देखिए दो तत्व, एक तत्व था हमारा हाइड्रोजन, दूसरा तत्व था हमारा ऑक्सीजन। यही दोनों तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर एक यौगिक का निर्माण हुआ H2O, और इस दोनों तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर एक दूसरे यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम है H2O2। अब देखिए इसका अवयव के बारे में, इसका अवयव निकालिए कितना है। हाइड्रोजन जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। गुना कीजिए 2:16, यानी कि 1:8।
ठीक है, 1:8। अब इसका निकालिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक, दो हाइड्रोजन है तो 1 × 2। अब देखिए ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2, ठीक है, 2 × 1 2 हो गया, 16 × 2 32 हो गया। काटिए इसको तो 1:16 आया, 1:16 आया। देखिए क्या इसका ये गुणज है, तो आप कहिएगा बिल्कुल गुणज है, 1 से कटेगा ही कटेगा और 8 से 16 कटेगा ही कटेगा। तो यही मैं समझाया कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित 2 या 2 से अधिक यौगिक का अनुपात हमेशा एक दूसरे के गुणज में होगा। देखिए एक दूसरे के ये मल्टीपल में है, ये एक दूसरे के गुणज में है, तो आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल एक दूसरे के गुणज में ये है, एक दूसरे के मल्टीपल में ये है। यही हमारा कहता है गुणित अनुपात का नियम, जो कि डाल्टन भाई साहब के द्वारा दिया गया था। आइए हमारा अब अगला टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत से एक हमेशा क्वेश्चन देखा गया है, हमेशा बीपीएससी या बिहार पुलिस या और भी जगह क्वेश्चन देखा गया, बार बार सीडीपी में 2 बार देखा गया कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किसके अपोजिट कार्य करता है, या ये सिद्धांत किसके अपोजिट दिया गया है। तो आप याद रखिएगा ये नील्स बोर के अपोजिट दिया गया है। क्यों दिया गया है नील्स बोर के अपोजिट, तो हम नील्स बोर का सिद्धांत आपको पढ़ाए थे, जो नील्स बोर साहब ने परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था, वो मैं आपको बताया था। अब मैं आपको हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसका उल्टा होता है। टॉपिक डालिए, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता है, ये हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे। ये भाई साहब का कहना था कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का गति, वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उसका गति और इलेक्ट्रॉन का स्थिति, स्थिति तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन कितना है वो नहीं, एक समय में नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इनके अनुसार किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का गति और उस इलेक्ट्रॉन की मात्रा यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन है वो एक बार में नहीं बताया जा सकता है। मगर वही बात क्या कहते हैं हमारे जो नील्स बोर भाई साहब, तो वो बता दिए थे, इसलिए उसका अपोजिट इसको कहा गया है। ठीक है, पहले इसको समझिए, लिखिए इसको। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, इनके अनुसार किसी तत्व के परमाणु में स्थित नाभिक के चारों ओर इनके अनुसार किसी तत्व के परमाणु में स्थित नाभिक या परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की गति एवं इलेक्ट्रॉन की मात्रा एक समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एक समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये सबको जरूर लिखिएगा तभी याद होगा, और ये सब याद करने वाला ही है स्पेशली। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहा था मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा दिन तक याद रहे, और याद तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, इनके अनुसार किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की गति एवं इलेक्ट्रॉन की मात्रा एक समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है, इसका ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है और इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो मान लीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा और इलेक्ट्रॉन की गति,
ये दोनों एक ही समय में नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये किनके द्वारा कहा गया? हाइजेनबर्ग भाई साहब के द्वारा कहा गया। देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मैं बार बार बोलकर आपको पढ़ाऊं ताकि आपको क्लास में ही सारा कुछ याद हो जाए। ठीक है, जो लोग पहले से पढ़े हैं उनका अच्छे से रिकैप हो जाए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो इतना समझ ले कि बस एक बार वो नोट बनाए अपने हाथों से तो उनका वो चीज कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि इनके अनुसार किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता है, एक ही समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बताया हूं कि ये नील्स बोर के भाई साहब के सिद्धांत के अपोजिट कैसे है, तो ये अपोजिट इसलिए है कि नील्स बोर के सिद्धांत में क्या कहा गया था? तो नील्स बोर के सिद्धांत में तीन बातें की चर्चा की गई थी। पहला वो क्या कहे थे कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन एक खास ऊर्जा के साथ चक्कर काटेगा। ठीक है, और वो एक दूसरे के विपरीत होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत होगा। देखिए, एक बार में गति बता दिए और उसके ऊर्जा के बारे में बता दिए, तो इसका जस्ट अपोजिट कार्य कर दिए। तो इसीलिए पूछा जाता है कि अगर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किसके उल्टा है, तो ये नील्स बोर के उल्टा है। मैं आपको थोड़ा रिकैप करा दूं कि नील्स बोर भाई साहब दूसरा बात क्या कहते? पहला तो कहते किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन किसी खास ऊर्जा के साथ चक्कर काटेगी और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्कर काटेगी। ठीक है, दूसरा बात उन्होंने क्या कहा था? तो दूसरा बात उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का परित्याग करेगा। और तीसरा बात कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर 3 रोटी खाते हैं, किसी गेस्ट के आगे, उसके यहाँ उस समय रोटी नहीं, उसके यहाँ 1 रोटी प्लस चावल खाने का रिवाज है, तो हमको वहां पे 1 रोटी प्लस चावल खाना होगा। हम अपने अनुसार नहीं ढालेंगे, हम जिसके यहाँ गए हैं हमको उसके अनुसार ढलना होगा, हमको उसके अनुसार ढलना होगा। मान लीजिए कि हमारे यहाँ लोग चावल खाते हैं, हमारे बिहार में लोग चावल खाते हैं, पूरे भर पेट चावल खाते हैं। मगर आप दिल्ली जाइए, मगर आप यूपी के जो दिल्ली बॉर्डर का इलाका है, हरियाणा तरफ इलाका है, वहां पे लोग चावल थोड़ा खाता है, ज्यादा रोटी खाता है, थोड़ा थोड़ा चावल खा लिया, बहुत से ऊपर से थोड़ा खा लिया, पूरा भरपेट चावल नहीं खाता है। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा का परित्याग करता है। अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ग्रहण करता है। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, तो वो मैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, तो रासायनिक बंधन के बारे में मैं अगले क्लास में आपसे जिक्र करूंगा। आज का क्लास यही खत्म होता है। अभी तक हमारा 3 टॉपिक खत्म हो चुका है और हम 5वां क्लास है, ये हमारा 5वां क्लास है। ठीक है, अगले क्लास में आपसे फिर से मिलता हूँ। राधे राधे।